हम लोगों ने अच्छा इसने रिदा ने तो आई थिंक कि इसने काम किया है ना? रिदा उस पे तुमने वो जो मैंने वीडियो डाला वो देखा है दोबारा से, पक्का? हाँ, क्योंकि अगर नहीं देखा होता ना तो एकदम ऐसे नहीं बता सकते थे कि अदर ग्रांट स्टार्ट करना था। मतलब तो नहीं, राइट, नाइस, नाइस। मुझे तुमसे उम्मीद भी बहुत है, ठीक है? तुम लोगों के बैच से मुझे उम्मीद बहुत है, नदीम से बहुत उम्मीद है, तुमसे भी बहुत उम्मीद है और अब और लोग तो इस बैच में ज़्यादा सिंसियर दिखते नहीं हैं मुझे, इस बैच में मतलब तुम लोगों के अभी तो 1-2 लोग हैं। बाकी मोनी भी हैं लेकिन ज़्यादा सिंसियर नहीं है, बाकी लोग भी इतने सिंसियर नहीं हैं, तुम ही दोनों लोग ज़्यादा सिंसियर हो बाकी देखते हैं। तो थोड़ा-सा मेहनत करो, देखते हैं। बाकी मैं थर्सडे को चलूँगा, फ्राइडे को इंशाल्लाह दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो फिर देखेंगे। तो अभी हम लोग जो है उसकी बात कर रहे थे पॉलिटिक में, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने आपका पार्लियामेंट के अंदर आप बजट कैसे पेश करते हैं, क्या करते हैं, वो बातें कर ली। अच्छा बजट में जहाँ तक आपने पढ़ा, समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? ओके। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि बजट पास कर लिया और आपने डिमांड भी कर ली ग्रांट की। जैसे होता है ना कि भई बजट पास करोगे तो आप डिमांड फॉर ग्रांट करोगे कि मुझे इतना पैसा दे दो। दैट इज़ डिमांड फॉर ग्रांट। अब पार्लियामेंट का कोई भी काम करना है अगर पार्लियामेंट को तो वो पार्लियामेंट करता क्या है ना वो अ, वोटिंग करवाता है कि भई वोट फॉर ग्रांट। अब वोट फॉर ग्रांट होगा वोटिंग ज़ाहिर-सी बात है पास ही कर देंगे क्योंकि गवर्नमेंट बिल पेश कर रही है, गवर्नमेंट सिंपल मेजॉरिटी से पेश करना है, गवर्नमेंट की सिंपल मेजॉरिटी है, वो पास करवा लेगी, कोई इश्यू नहीं है। वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट पे पासिंग हो ही जाएगा। कट मोशन जो लगाया जाता है वो मतलब ऐसे मतलब इन्फॉर्मल टूल टाइप से है कि भई ठीक है, आपने क्रिटिसाइज़ कर लिया गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत। बाकी वैसे कटवट नहीं लग पाता है पास हो ही जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना ग्रांट उन्होंने लिया है, जितना पैसा उन्होंने सोचा था, वो पैसा एप्रोप्रिएट हो, वो पैसा मतलब वो पैसा जो है वो सफिशिएंट हो। तो उसके लिए फिर आपको दूसरी तरीके से फिर जो पैसा मान लीजिए ज़रूरत पड़ जाए बीच ईयर में कभी किसी भी वजह से मतलब कोई एक्सेप्शनल ग्रांट, कोई नई सर्विस आ जाए या कुछ भी इस तरह से, तो एडिशनल ग्रांट की अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट की ज़रूरत पड़े और पैसे की ज़रूरत पड़े, तो आप अपना काम कर लो। फिर पार्लियामेंट को आप अपना मतलब वो दिखा दो बिल कि भई हमने जो है इतना पैसा और खर्च कर दिया है और आप हमें दे दीजिए। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। ये सिंपल है ना कि आप मार्केट गए और मार्केट में आप मान लो ₹1000 लेकर गए और आपने शॉपिंग की, तो शॉपिंग हो गई ₹1500 की। तो ₹500 आपने शॉपिंग कर तो लो आप मतलब कहीं से जुगाड़ करके, लेकिन आपको मान लीजिए कि मैंने अपनी किसी फ्रेंड से उधार ले लिया है, कैसे भी आपने काम कर लिया, 1500 का सामान लिया है। तो अब आपको दिखाना पड़ेगा कि बिल में ₹1000 आपने दिए थे, देखिए ₹1500 का सामान आया तो ₹500 दे दीजिए। तो पापा से ₹500 और ले लीजिए आप। तो इस तरीके से आप मतलब काम करते हैं। तो यही तरीका गवर्नमेंट का भी गवर्नमेंट जितना फंड उसको मिला था इफ दैट वाज़ नॉट सफिशिएंट देन वो क्या करेगा सफिशिएंट नहीं था या इसी तरह से कुछ एडिशनल एक्सेप्शनल कोई मान लो आप ऐसी कोई चीज़ खरीदने गए मार्केट में जो आपको मतलब ऐसा इरादा नहीं था खरीदने का, लेकिन अचानक से कोई नई चीज़ दिखी और लिखा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको खरीद लेना चाहिए, तो आपने खरीद लिया। तो आपकी फिर बिल बढ़ जाएगा, फिर उसके लिए भी आप डिमांड करोगे पैसे की भई क्योंकि आपने अपनी जेब से तो खरीद के नहीं लाओगे, देश के डेवलपमेंट या देश के लिए खरीदा है, तो आपको उसका पैसा भी चाहिए। तो ये कुल मिला के इस तरह का एक तरीका है, तो इसको भी थोड़ा-सा हम देखेंगे, एड्रेस करेंगे और उसके अलावा जो कुछ चीज़ें और हैं, जिनको हम लोग जिस पे बात करेंगे। तो ये अब इसको मैं आपको एक-एक चीज़ रटवाऊँगा, याद करवाऊँगा और आप उन चीज़ों को प्लीज़ कीप इन माइंड, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और एप्रोप्रिएशन बिल पास करने के लिए लोकसभा उस पे वोटिंग करेगा, ठीक है? वोटेड फॉर द क्या नाम है, आप लोकसभा में वोटिंग होगी और आपका क्या नाम है 14 दिन के लिए राज्यसभा भी देख सकता है, लेकिन मेन जो वोटिंग होगी वो लोकसभा की ही मानी जाएगी। बिल पास हो जाता है, हो जाएगा काम। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट पे, मतलब यहाँ पे जो है अदर ग्रांट की बात है। तो देखो कभी-कभी ये होता है कि जिस साल के लिए आपने बजट लिया है, वो बजट आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। होता है ना कभी-कभी? तो उसके लिए फिर हम लोग जो है इस तरह के ग्रांट की बात करते हैं, एडिशनल ग्रांट या इसमें कई तरह की ग्रांट है, मैं आपको एक-एक करके याद करवा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जानना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ दिस ग्रांट्स, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखें आप सप्लीमेंट्री ग्रांट सबसे पहला ग्रांट है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ अ ग्रांट व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है? दो द एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज़ फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। ये ग्रांट
कब यूज किया जाता है सप्लीमेंट्री ग्रांट? जब जो ग्रांट ऑथराइज किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा अप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू, जो एप्लीकेशन बिल पास हुआ, अप्रोप्रिएशन एक्ट हो जाता है वो, तो उसमें पर्टिकुलर किसी सर्विस के लिए बताएगी कि भाई आपको इतना रुपया मिलेगा, मतलब आप इतना रुपया आपको लगाना है। अब पता चला जितना रुपया कहा गया है उतना रुपया सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए आपने कहा कि भाई 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए, जितने भी, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अब 1,000 करोड़ रुपए कहा और उसमें 1200 करोड़ रुपए लग गए, तो ये सफिशिएंट नहीं रह गया ना। 1200 करोड़ की सर्विसेज हैं और आपका 1,000 करोड़ आपको, आपने मतलब उसमें अप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत आपको 1,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तो 200 करोड़ का शॉर्टेज आ रहा है, तो ये 200 करोड़ लेने का नाम जो है वो क्या है? सप्लीमेंट्री ग्रांट। क्या आपको बात समझ में आ गई? बात आ गई समझ में? आसान है। एडिशनल ग्रांट क्या होता है? इसमें यह है कि इट इज ग्रांट व्हेन नीडेड टू अराइज फॉर द करंट फाइनेंशियल एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर सम न्यू सर्विसेज। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको पहले वाले में सप्लीमेंट्री ग्रांट में आपको सर्विसेज का पता था कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर सर्विसेज खरीदनी है, कोई सामान खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, लेकिन 1,000 रुपये आप सोच कर गए थे, लेकिन उसमें जो है हो गया 1200 का, तो ये तो सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गया। आपने कोई नई सर्विस ली करंट ईयर में, इस साल नई सर्विस, मतलब वो जो सर्विस वो न्यू सर्विस है, ठीक है, जो कि बजट में, मतलब जैसे इसमें देखिए कि अराइज, ये है, इट इज अ ग्रांट व्हेन नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द एडिशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, अपॉन सम न्यू सर्विसेज। यहाँ न्यू सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट ऑफ फॉर दैट ईयर। उस साल के बजट में उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, यानी न्यू क्यों है? क्योंकि इसमें बजट में डिस्कशन ही नहीं हुआ उसके बारे में। और ये पर्टिकुलर सर्विस मतलब क्या है? वो सर्विस जिसके बारे में डिस्कस हुआ है, तो आपने मतलब उस बारे में डिस्कस नहीं किया है कुछ नया। जैसे अभी मान लो उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही ना हो, अब नई सर्विस है, लेकिन अब आ गया भाई नई टेक्नोलॉजी, जैसे वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, अब 6G टेक्नोलॉजी आ गई जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे थे, मान लो हमने, तो उसके बारे में, या इसी तरह कोई वायरस वायरस है, या कोई बैक्टीरिया है, या कोई चीज़। हाँ, मतलब वो भी है, वो भी सिचुएशन है, लेकिन नई सर्विसेज है, जैसे इसमें ना एक्सेप्शनल, वो अभी और आ रहा है, एक्सेप्शनल ग्रांट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें ये होता है कि इमरजेंसी वाला एक अलग सिचुएशन होता है कि एक्सेस और चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो एडिशनल ग्रांट होता है इसमें न्यू सर्विस कोई भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यही लग गया कि यार हमें मतलब कुछ नए टैंक खरीदने चाहिए, कुछ नई मतलब वो मशीनरी खरीदनी चाहिए, वो नई मशीनरी जो है हमें चाहिए, जबकि वो इमरजेंसी नहीं है, बस हमें लगता है कि यार नई मशीनरी या नई टेक्नोलॉजी हमें खरीद लेनी चाहिए क्योंकि हमारे डिफेंस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो बजट में हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमें लग रहा है अगर हम भी सस्ते दाम पे मिल रहा है, अगर खरीद लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में जो ग्रांट होगा वो एडिशनल ग्रांट कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? एक्सेस ग्रांट क्या होता है? एक्सेट ग्रांट जो होता है वो ये होता है कि इट इज अ ग्रांट व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज एक्सेस टू द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस इन द बजट ऑफ दैट ईयर। इट इज वोटेड बाय द लोक सभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट ग्रांट आर सबमिटेड टू द लोक सभा फॉर वोटिंग एंड दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द बजट। अब ऐसा होता है ना कि सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा पैसा मांगते हो उस काम को करने के लिए, तो ये होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। एक्सेस ग्रांट में क्या होता है कि आपने खर्चा कर दिया, कोई ऐसा होता है कि मतलब ऐसा है कि आपने कोई नई सर्विस थी, अब आपके पास इतना वक्त नहीं था कि आप उसको बे एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाते या सप्लीमेंट्री ग्रांट पास करवाते, आपने जो है पैसा खर्च कर दिया, यानी आप गए मार्केट में और आपके जेब में खुद के पड़े हुए थे, जैसे 1,000 रुपये आप लेकर गए और आपके जेब में खुद के पड़े हुए थे 200 रुपये, और 1200 रुपये की चीज़ मिल रही थी, आपने 1200 रुपये में खरीद ली। ठीक है, फटाफट आपने सोचा यार ये बहुत ज़रूरी है, इसको खरीद लेना चाहिए, ठीक है, तो एक्सेस में आपने पैसा खर्च कर दिया, जबकि आपने मतलब आपने मांगा नहीं, आपने ना फ़ोन किया, ना कॉल किया, ना कुछ किया, ना मांगा नहीं, आपने अपनी जेब से लगा दिया और आपने कहा तो उसका बिल लेकर आ गए आप। अगर ऐसा आपने किया है तो इसको बोलेंगे एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट का मतलब यह है कि जितना आपको पैसा मिला था उससे ज़्यादा आपने खर्च किया, तो अब आपको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि क्या सही है, तो उसके लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी को दिया जाएगा वो बिल, कि आप जिसको चेक करिए, प्रेसिडेंट देगा कि चेक करिए क्या ये सही खर्चा किया इन्होंने, क्या इतने में ही सही मिला है, अगर लगता है कि हाँ भाई इन्होंने 1200 रुपये खर्चा किया है तो फिर वो 200 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्सेस ग्रांट। ठीक है, क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, एक्सेस ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट में बेसिक फर्क ये है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट में आप एडिशनली मांग रहे हो फिर खर्चा करोगे, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है आपको लग रहा है। इसमें यह है कि आपने खर्चा कर दिया है और अब आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के सहारे उसको निकलवा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना? गेटिंग? हाँ,
तो जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट में जैसे होता है ना कि आप आपने पहले ही लगाया क्या वो 1000 रुपये पास हो गया, आपको अब लग रहा नहीं यार 1200 रुपये लेके जाऊंगा मैं घर से, क्योंकि हो सकता है 1200 वो 1000 रुपये में हो, तो आप 1200 रुपये लेने की कोशिश कर रहे हो पहले ही, ठीक है, या मतलब आपको बीच में लग गया तो आपने पहले पैसे लेने की कोशिश की, आपने तुरंत खर्चा नहीं किया, आपने पहले पैसे लेने की कोशिश की फिर आप खर्चा करोगे। और जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है, एक्सेस ग्रांट में क्या होता है कि आप खर्चा कर देते हो फिर बाद में आप अप्रोप्रिएट करवाते हो, पब्लिक अकाउंट कमेटी से अपनी बिल को जांच करवाते हो और बिल सही पाया जाता है तो आपको पैसा मिल जाता है। गेटिंग? एक होता है ब्लैंक चेक, ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस में भी आई थिंक एक बार पूछा हुआ है कि ब्लैंक चेक किसको कहते हैं, तो वोट ऑफ क्रेडिट को ब्लैंक चेक कहा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी आपके पापा कहें ना कि यार ऐसा करो, तुम्हें तो कोचिंग करनी है, ठीक है ना, तुम जाओ जरा ब्रेन स्ट्रोमिंग करो और जाके रोमिंग जाओ, घूमो इधर उधर और जाके देखो कौन सी कोचिंग अच्छी है या कोचिंग करनी है, एक कंफर्म है कि तुम्हें कोचिंग करनी ही करनी है, ठीक है ना। अब आप दिल्ली से, बिहार से, यूपी से लोग लड़के आते हैं मान लो, अब उनको नहीं पता कि लगभग कितना फीस लग जाएगी लेट से, ठीक है, अब उनको ले जाते हैं कहीं पे और उनको लगता है यार ये सीट, अब वहाँ लिमिटेड सीट है मान लो, अब उनको लगता है यार बैच खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई कर पाऊंगा, इसी कोचिंग में मुझे एडमिशन लेना है, बैचेस खत्म होने वाले हैं, और अब आपको ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोचिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज़, तो आपके पास फादर आपको ब्लैंक चेक ढूंढ दे के भेजेंगे, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है कि आपने कितना पैसा देना है। अब मान लीजिए आप सोच के आए 2 लाख रुपए, उसने बोल दिया 2.5 लाख रुपए जमा करो, नहीं तो भाई दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, अब आप 2.5 लाख रुपए, तो ब्लैंक चेक होगा, आप 2.5 लाख लिख दोगे धड़ाक से, और आपको मतलब क्योंकि आपको लेना लेना है, सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट नॉट द मनी, तो उसकी सिचुएशन में ये करते हैं लोग, गेटिंग, तो उसमें ब्लैंक चेक लेकर घूमते हैं, इसको बोलते हैं वोट एंड क्रेडिट। मतलब यहाँ पे ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट को मतलब एग्जीक्यूटिव को एक वो दे दिया है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है बजट में तो आप खर्चा कर लीजिए उसको, ब्लैंक चेक मतलब जितना मर्जी उतना खर्चा, अगर वो ज़रूरी है तो ये एक तरह से ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव है, लोकसभा दे देती है कि आप खर्चा करिए, अगर वो काम करा के दीजिए, ठीक है, और आप इतना खर्चा कर सकते हैं, आपके पास ये अथॉरिटी है, क्योंकि सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होते हैं और भी कुछ, जैसे कुछ और इसी तरह का मैटर हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, और वो वहाँ पे सर्विस का काम करना ही करना है, ये नहीं देखना है कि पैसा कितना लगेगा, काम करना है इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में आप वोट ऑफ क्रेडिट लेकर घूमते हो, और वोट ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि आप खर्चा करो, बस पैसा खर्चा करो, काम करवा दो, काम करवा दो, जो तो पैसा होगा वो हम देंगे, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है वोट ऑफ क्रेडिट। क्या गेटिंग समझ में आई बात? अब इसमें कई बार ऐसी सर्विसेज होती हैं कि हमें क्लियर नहीं है कि कितना पैसा लग जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, हो सकता है पैसा ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कम लग जाए, हमें क्लियर नहीं है, मतलब इनडेफिनेट सर्विसेज है लेकिन ज़रूरी है सर्विसेज, तो उसमें वोट ऑफ क्रेडिट लगता है, वोट ऑफ क्रेडिट को ब्लैंक चेक कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? रिदा, रिदा, ओके। एक्सेप्शनल ग्रांट है, एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, इट इज अ ग्रांट फॉर स्पेशल पर्पस, देयर इज नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस इन द फाइनेंशियल। अब ऐसा भी होता है कभी कभी कि ना हमने कभी सोचा, ना उसके बारे में कोई डिस्कशन किया, ना कुछ किया, जैसे अब आप ये बात आती है, ये जो लड़की कह रही थी कैसे कोरोना आ गया, अब अचानक से उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमें करनी पड़ जाएं, ठीक है, तो अब हमें खर्चा बहुत सारा करना पड़ जाएगा स्पेशल पर्पज़ के लिए, फिर हम स्पेशल पर्पज़ के लिए अगर वो खर्चा करते हैं, अब उसको कहीं हमने डिस्कस उसका नहीं किया हुआ है, तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। समझ में आ गई बात? एक होता है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट क्या होता है, जैसे मान लो नदीम है, नदीम को मैंने स्कूल का काम दिया है कि पूरे इंडिया में स्कूल बनवाने का काम नदीम का है, और पूरे इंडिया में हॉस्पिटल बनवाने का काम जो है वो है रिदा का, पूरे इंडिया में दोनों को दे दिया है, ठीक है, अब दोनों को काम दे दिया और दोनों को मैंने 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं, कितने दिए हैं, 1,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है, और दूसरे को भी हमने दिया 1,000 करोड़ रुपीज़, ओके, दोनों को दे दिया। अब क्या होता है कि स्कूल जो है प्राइमरी और प्राइमरी हर तरह के स्कूल हैं, हमने बजट जो लगाया, अब स्कूल और हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने हैं, अब पता चला कि नदीम का जो एजुकेशन के लिए मैंने दिया है उसमें वो खर्च कर पाए सिर्फ 800 करोड़ रुपए, और सारे स्कूल बन गए, काम खत्म, ईमानदार आदमी है। साजिया उसने क्या नाम है, रिदा ने 1,000 करोड़ खर्च दिए, फिर भी अभी उसका काम नहीं बन पाया, अभी उसको 200 करोड़ की और ज़रूरत है, क्योंकि 200 करोड़ और लगेंगे तब जाके 1,200 करोड़ में जाके काम कंप्लीट हो पाएगा, जितने इस स्कूल की गारंटी बनाने के लिए कहा गया है। अब 200 करोड़ यहाँ से बच रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ऐसा करो इनको ट्रांसफर कर दो 200 करोड़ अपने, क्योंकि 1,000 करोड़ आपको मिले थे, तो इसको बोलते हैं टोकन ग्रांट, यानी एक से सर्विस से दूसरे सर्विस में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, अगर वहाँ ज़रूरत है तो इसको बोला जाता है टोकन ग्रांट। समझ में आ गई बात? अप्रोप्रिएट कर लेना मतलब एक सर्विस जिसमें ज़्यादा दे दिया गया है, एक्सेस में दे दिया गया है, दूसरे सर्विस में
अगर कम है तो उसमें एक एप्रोप्रिएट कर लेना। तो ये तो हो गया आपका, सब ग्रांट्स हो गए। तो हमने कौन कौन से ग्रांट देखे? सप्लीमेंट्री ग्रांट मतलब पर्टिकुलरली आपने पहले ही कम पैसा दिया है तो सप्लीमेंट्री ग्रांट। एडिशनल ग्रांट मतलब कोई नई सर्विस के लिए होगा, नई सर्विस यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सेस ग्रांट वो होगा जब आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया तो पब्लिक अकाउंट कमेटी से दिखा के और आप पैसा ले सकते हो। वोट ऑफ क्रेडिट ब्लैंक चेक के रूप में याद करा जाएगा, वोट ऑफ क्रेडिट को ब्लैंक चेक के तौर पर याद करेंगे। और एक्सेप्शनल ग्रांट को जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल के नाम मतलब एक स्पेशल पर्पस के लिए याद किया जाएगा। और टेक टोकन ग्रांट को अप्रोप्रिएशन के लिए याद किया जाएगा कि री अप्रोप्रिएशन किया जाएगा। समझ में आई बात? तो उसके लिए याद किया जाएगा, एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद में आपका फंड है। फंड हमारे यहाँ 3 तरह के होते हैं, मैंने बताया था। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के अंदर है, पब्लिक अकाउंट भी आर्टिकल 266 के अंदर है, और कॉन्टीजेंसी फंड जो है आर्टिकल 267 के अंदर है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितने भी ऑल रेवेन्यू, जितना भी पैसा ये सरकार की मैंने बताया था तिजोरी होती है, सारे रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों, सारे लोन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्रेजरी बिल जितने भी होते हैं, वेज एंड मीस एडवांसेस, सारा मनी जो गवर्नमेंट रिसीव और रिपेमेंट करती है, लोन जितना भी आता है या जाता है, रिपेमेंट होता है, सब कुछ यानी सारा मेन जो पैसा होता है वो सब किसके अंदर होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर होता है। और आप ध्यान रखिएगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट, ये तीनों का एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 266। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद में आपका आता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में वो पैसा होता है जो मतलब एक तरह से लाइबिलिटी वाला पैसा है, जो जुडिशियल डिपॉजिट्स हो सकते हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा हो सकता है, इसको याद रखिएगा। प्रोविडेंट फंड का पैसा है, जो प्रोविडेंट फंड में आप लोग जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे जो डिपॉजिट होता है, जुडिशियल डिपॉजिट हो सकता है, मतलब जो फीस वगैरह होती है। सेविंग डिपॉजिट जो बैंक में आप करते हो या पोस्ट ऑफिस में करते हो, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट हो सकते हैं, रिमिटेंसेज हो सकते हैं, यानी वो होता है। लेकिन इसको एग्जीक्यूटिव, इसको पार्लियामेंट की अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं होती, इसको एग्जीक्यूटिव खुद यूज कर सकता है, प्रेसिडेंट के आदेश पे यूज होता है। लेकिन इसमें यह याद रखना है कि इसको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए ही किया जाता है मेनली, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा कॉन्टीजेंसी फंड होता है, ये इमरजेंसी अनफॉर्चून सर्कमटेंसेस के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। इसमें कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बहुत पैसे की जरूरत हो तो 500 करोड़ रुपए सेट असाइड कर देते हैं। 500 करोड़ रुपए या कुछ भी अमाउंट कर सकता है पार्लियामेंट के टाइम पे, अभी 500 करोड़ करता है। 500 करोड़ रुपए साइड में रखा रहता है कि इसके लिए पार्लियामेंट से पूछने में क्योंकि टाइम लगता है, तो पार्लियामेंट से पूछे बिना भी आप खर्च कर सकते हैं। बाद में पब्लिक अकाउंट इसको देख लेगा, इसको देखा जाएगा कि आपने सही खर्च किया तो ठीक है। तो ये तो आपका हो गया सारे तीनों जो है अकाउंट। एक हो गया फंड जिसमें जो है आपका पब्लिक अकाउंट, यानी पब्लिक अकाउंट हो गया, कॉन्टीजेंसी फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी होता है, स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड वो मेन होता है। और उसका जो गार्जियन होता है, उसको जो देखता है वो देखता है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। उसके अलावा आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, पब्लिक अकाउंट जो है आर्टिकल 266 के अंदर होता है। और उसके अलावा कॉन्टीजेंसी फंड 267 के अंदर होता है। कॉन्टीजेंसी फंड का मैं बता चुका हूँ मतलब क्या होता है, ये बातें हम लोग कर चुके हैं और ये हमने रोल देख लिया। उसके अलावा जो है, हाँ, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता कौन है पता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मैंने बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर एक बंदा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में बैठता है। वो उसका वो जो UPSC का ही जो एग्ज़ाम है, उसी के थ्रू ये जो है आपका CSC वाला जो एग्ज़ाम देते हैं उसी के थ्रू इसको ICAS वाली सर्विसेज में जाता है बंदा, और वो होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनता है, और वो सारा इसका गार्जियन होता है, मतलब इसको देखता देख रेख करता है उसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, ठीक है। जब ये पार्लियामेंट वाले बिल पेश करा के ले जाते हैं तो उसी पास करा के ले जाते हैं तो उसी से बोलते हैं कि भाई साहब ये देख लीजिए, तो फिर वो करता है गेटिंग। अब हमारा आता है मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। मल्टी फंक्शनल रोल यानी बहुत सारे रोल प्ले करता है पार्लियामेंट, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं हमारा पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो पार्लियामेंट जो है बहुत सारा मतलब मल्टी फंक्शनल रोल करता है। तो उन रोल्स में से एक तो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाली पावर, फंक्शन। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो मतलब एग्जीक्यूट करने वाली पावर, तो वो भी है हमारे पास। वो कैसे है वो देखते हैं। फाइनेंशियल पावर है, बजट वगैरह पास करती है, वो भी पावर है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलने की, चेंज करने की, अमेंडमेंट करने की पावर है। जुडिशियल पावर है, जजेस का इम्पीचमेंट करने की, है ना, उसकी सबकी भी पावर है। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रल पावर भी है, मतलब स्पीकर वगैरह का इलेक्शन भी कराता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट का इलेक्शन वगैरह भी करता है। तो ऐसे बहुत सारी पावर जो है लेजिस्लेटिव पावर
मतलब बहुत सारी पावर है पार्लियामेंट की। लेजिस्लेटिव पावर, सारे कानून जो बनाए जाएंगे, आपको पता है कि एक आपका लिस्ट होता है, आपका मतलब शेड्यूल है, शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर और उसके अलावा आपका उसमें कंकरेंट लिस्ट के अंदर, और उसके अलावा रेसिड्यूरी सब्जेक्ट होता है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट मतलब जो बचा खुचा सब्जेक्ट है, वो सारे पे जो कानून बनाने की पावर है वो किसकी है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ये आपको पता है, ये सिंपल बात है। ये आप पार्लियामेंट को जनरलाइज कर रहे हैं, मतलब वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि पार्लियामेंट क्या काम करता है। तो एक तो ये काम करता है। उसके अलावा अगर इमरजेंसी का टाइम हो या ऐसे सिचुएशन में, तो या दो स्टेट आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये जो है अपना खुद कानून बना सकता है। ठीक है, तो कानून बनाने की पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। और स्टेट सब्जेक्ट में भी कानून कभी कभी एबनॉर्मल सिचुएशन बना सकता है। अगर कब कब स्टेट सब्जेक्ट में कानून बना सकता है, नॉर्मली तो सेंट्रल लिस्ट में कानून बनाता है, यूनियन वाली लिस्ट में। दूसरा, स्टेट वाली लिस्ट में, या स्टेट वाली लिस्ट में कैसे कानून बनाएगा, तो इस स्टेट वाली लिस्ट में जैसे राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है, कि आप स्टेट लिस्ट में कानून जनरल नेशनल इंपॉर्टेंस, इसको मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है। किसका मैटर है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है। और सेंटर स्टेट लिस्ट में कानून बनाए, राज्यसभा अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास करता है, क्योंकि राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का मेन काउंसिल है वो, तो स्टेट की तरफ से वो आवाज़ उठाता है और बोलता है कि ये ज़रूरी है, और आप रेजोल्यूशन पास करता है राज्यसभा की स्टेट मैटर पे सेंटर को कानून बनाना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो है राज्यसभा जो है वो रेजोल्यूशन पास कर देता है, तो कानून बना सकता है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में। उसके अलावा इमरजेंसी अगर लगी हुई हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, ठीक है, तब भी स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है पार्लियामेंट। उसके अलावा जो है अगर ज्वाइंट दो या दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट से कि भैया हमारे लिए कानून बना दो, तो बना सकता है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटीज़ वगैरह को इन्फोर्स करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है, तो प्रेसिडेंट रूल अगर स्टेट के अंदर लगा हुआ है, तो ये स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकता है। अदरवाइज जो है स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट को है, सेंटर को इस लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तुम क्लास क्यों नहीं कर रही हो, हैं? मैं एक बार डांट देता हूँ, बस तुम क्लास बंद छोड़ देती हो, काम कर रही थी। इससे अच्छा तो है कि क्या नाम है, हैं, दिमाग। अच्छा, पर जो भी ऑर्डिनेंस इशू होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो 6 महीने तक ही वैलिड रहते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट उसको क्या नाम है, उस पर कानून बनाएगा, तभी वो वैलिड होंगे, नहीं तो वैलिड नहीं होंगे। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, बताया था मैंने। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर पार्लियामेंट कानून ना बनाए, ठीक है, तो वो किसी को दे सकता है कि भैया इसके लिए तुम थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव को पावर दे दे कि थोड़ा बहुत कानून तुम भी बना सकते हो, लेकिन मेन मेन दे दिया, जैसे बोल दिया कि भाई ये मैटर है, एक बॉक्स दे दिया कि 1 करोड़ से लेकर और 50 करोड़ तक का मैटर का जो कानून बनाना हो, तो वो बोल दिया कि वो जो है डीएम साहब बना लेंगे इस मैटर पे। तो ये पार्लियामेंट ऐसी पावर दे सकता है, तो उसमें डीएम साहब भी कानून बना सकते हैं। इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब आप आईएएस बनोगे, तो आपका जब लबासना में एक ट्रेनिंग होगी, तो वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज पढ़ाए जाएंगे, तो वहाँ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में, तो ये होगा, तो ये इसकी बात ध्यान रखेंगे। क्या हुआ, ठीक है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये है। उसके अलावा आपका एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन क्या है, तो एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन के अंदर मैंने बता दिया था आपको कि इसमें जब एग्जीक्यूटिव के एक तो जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके कंडक्ट को डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना, और मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, आपको पता है पार्लियामेंट को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन जनरल, एंड पर्टिकुलरली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, यानी उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन आवर में, ठीक है। तो ये इस तरह से एग्जीक्यूटिव भी रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, ठीक है, और उनके लिए मोशन हम पास, मतलब बहुत तरह के मोशन जो है वो पास करवा लेते हैं, मतलब सेंसर मोशन, ये मोशन है ना, बहुत सारी तरह की, तो कट मोशन वगैरह और सेंसर मोशन, और ये तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की मशीनरी तो है ही है पार्लियामेंट के साथ पास। उसके अलावा फाइनेंशियल पावर में देखें तो बजट को, सबसे बड़ा तो मशीनरी है कि बजट ही पास करवाता है, बजट को कंट्रोल करता है। बजटरी कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट के अलावा भी पोस्ट बजटरी कंट्रोल भी करता है, यानी बजट तो पास करवाता ही करवाता है, बाद में भी पैसे वैसे की डिमांड होती है, किसी तरह का डिस्कशन होता है, मनी बिल वगैरह होता है किसी तरह का, तो वो सब भी पार्लियामेंट ही देखता है। तो पार्लियामेंट की एक फाइनेंशियल पावर है ये। उसके अलावा जो है आपका उसमें यह है कि
और उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, चेंज करना है, कुछ भी तो कुछ सिंपल मेजॉरिटी से, कुछ स्पेशल मेजॉरिटी से। वो जो मैंने आर्टिकल 368 में पढ़ाया था, तो केशवानंदा भारती में ये बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर और बाकी सब कुछ चेंज कर सकता है पार्लियामेंट, तो ये भी मैंने बता दिया है। जुडिशियल पावर में देखिए, आपको अगर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना है तो उसकी जुडिशियल पावर में आता है, क्योंकि इम्पीचमेंट करना मतलब जजमेंट पास करना एक तरह से। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, इसी तरह से जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना है, इसी तरह से कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के लिए पनिशमेंट देना है, तो ये सब जुडिशियल पावर भी उसके पास है। उसके अलावा इलेक्टोरल पावर है, वो देखो वो अपने स्पीकर को चुनता है, अपने देखो प्रेसिडेंट को चुनता है सबसे पहले, तो वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है, लोकसभा के स्पीकर को चुनता है, चीफ डिप्टी स्पीकर को चुनता है, राज्यसभा के क्या नाम है डिप्टी चेयरमैन को चुनता है, ये सारे काम जो है वो करता है। तो इसमें इलेक्टोरल पावर भी इसकी है कि सारे मतलब ये इलेक्शन वगैरह में भी वो करता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा उसके और भी हाईएस्ट डेलिबरेटरी बॉडी है कंट्री की, यानी कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी, कोई सिचुएशन हो, सब में जो है मतलब सारी सिचुएशन में, यानी प्रेसिडेंट भी अगर इमरजेंसी भी प्रोक्लेम करता है तो पार्लियामेंट जो है उसको चेक करता है। तो कुल मिलाकर ये सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कंट्रोल है हमारा जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो पूरी तरीके से यह है, इसको क्रिटिसाइज भी कहते हैं कई तरीके से कि ग्लूटाइन कर देता है, कई बार सही से वो नहीं कर पाता है, सही से मतलब बिल पास नहीं होता है और डिक्टेटरशिप होता है। लेकिन वो ठीक है, डिस्कशन वगैरह तो होता ही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का। उसके बाद में पोजीशन अगर हम देखें राज्यसभा की क्या पोजीशन है, लोकसभा के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखिए 3 तरह से पोजीशन को हम जज करते हैं। एक हम जज करते हैं कि राज्यसभा कहाँ पे इक्वल है लोकसभा के, यानी दोनों बराबर कहाँ कहाँ है। दूसरा ये जज करते हैं कि राज्यसभा अनइक्वल कहाँ है लोकसभा से, यानी राज्यसभा अनइक्वल है और राज्यसभा से वो कहाँ पे है। और तीसरा है कि कहाँ राज्यसभा की स्पेशल पावर है। 3 तरीके हैं। तो देखो वैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल पास करने में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनरी कोई कानून पास वास करना है तो है, लेकिन मनी बिल के केस में या और सिप में तो ये लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन देखिए ऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा और लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर हैं। यानी कौन कौन सी चीज़ों में, अगर आप कौन कौन सी चीज़ों में इक्वल है लोकसभा के राज्यसभा के, पहली चीज़ तो ये है कि ऑर्डिनरी बिल पास करना हो, दोनों में सिंपल मेजोरिटी लोकसभा राज्यसभा की चाहिए तो दोनों बराबर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, दोनों की मेजोरिटी चाहिए बराबर। फाइनेंशियल बिल टाइप करना है, पास करवाना है, उसमें भी मैक्सिमम में सिंपल मेजोरिटी से होता है, दोनों की रजामंदी चाहिए। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट करना है, दोनों की मेजोरिटी है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, लेकिन इसमें यह है कि रिजोल्यूशन जो है इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है लोकसभा में, और राज्यसभा उसको यहाँ पे देखिए फिर इसने लिख दिया है, यहाँ ही इज रिमूव बाय द रिजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, आपकी नई बुक में भी ये लिखा हुआ है क्या, इफेक्टिव मेजोरिटी है। नई बुक में लिखा हुआ है ये, देखिए जरा बुक का। ए लड़की बुक लेकर आओ, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, मार दूंगा झापड़ी झापड़। अरे यार सुनती नहीं, पढ़ाई नहीं कर रही है। 75% आया है इसका, देखो देखो बदल दिया ना। हाँ ये यही चीज, विच इज अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन वो बात सही नहीं है, ठीक है ना। स्पेशल मेजोरिटी एक अलग टाइप की चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पे पहले देखो, पहले क्यों नहीं लिखा था, जब अगर यही बात थी तो पहले लिख देते ना यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी। ये तो हमने मेल वोल किया है सब लोगों ने, तब जाके हुआ ये है कि नहीं। तो ये है कि आपका वाइस प्रेसिडेंट वाले उसमें भी मतलब ये है कि पावर है, लेकिन थोड़ा सा इस राज्यसभा की ज़्यादा है। बाकी प्रेसिडेंट के रिमूवल में रिकमेंडेशन अगर प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए करना है, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को करना है, अगर चीफ जस्टिस के रिमूवल के लिए, या सुप्रीम कोर्ट के जज के, या हाई कोर्ट के जज के रिमूवल, या कंट्रोलर और ऑडिटर के, दोनों बराबर हैं। कोई भी ऑर्डिनरी ऑर्डिनेंस को इशू करवाना है, अप्रूव करवाना है प्रेसिडेंट से, तो दोनों बराबर हैं। उसके अलावा इसी तरीके से इमरजेंसी को अप्रूव करवाना है तो हाँ इफेक्टिव, नई बुक में अब इफेक्टिव आ गया है, ठीक है वही कह रहा हूँ, तो सही है वो। ठीक है, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर वगैरह को मतलब सेलेक्ट करना है, मतलब मेन मेन चीज़ों में तो सब में इक्वल ही हैं ये लोग, ठीक है। फाइनेंस कमीशन वगैरह की रिपोर्ट वगैरह डिस्कस करने में, इसमें सब में सब बराबर हैं। यूपीएससी वगैरह की रिपोर्ट है। अनइक्वल कहाँ पे, अगर मनी बिल का केस आ जाए, मनी बिल का केस आ जाए तो आप सबको पता है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक ही रख सकता है, उसके बाद में उसको पास करना पड़ेगा, नहीं तो डीम टू भी पास मान लिया जाएगा, पता है ना, आर्टिकल 109। उसके बाद लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। इसमें क्या है, लोग मनी बिल के केस में चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे
रिजेक्ट कर दे। उसके अलावा मैंने आपको आर्टिकल 117 क्लॉज़ 1 बताया था, उसमें भी लोकसभा में पेश करना होता है। तो ऐसे कुछ फाइनेंशियल बिल स्पेशल टाइप के भी होते हैं, जिसको पेश करना होता है। उसी इस तरह से, और उसके अलावा प्रिसाइड करना है अगर जॉइंट सिटिंग को, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करता है मेन तो यहाँ पे भी वो एक वो हो गया। उसके बाद लोकसभा जो है ग्रेटर नंबर होता है, इसलिए वो बैटल में जॉइंट सिटिंग के जीत ही जाते हैं। राज्यसभा के बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकता है, उस पे वोट, डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट वगैरह नहीं कर सकता, तो प्रिविलेज ये लोकसभा को है। उसके अलावा जो है आपका नेशनल इमरजेंसी, रिजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। ये भी एक स्पेशल वो है कि मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी का डिसकंटिन्यू करने का रिजोल्यूशन पास करना है तो लोकसभा करेगा, राज्यसभा नहीं करेगा। राज्यसभा जो है वो काउंसिल ऑफ राज्यसभा कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है तो लोकसभा करेगा, राज्यसभा नहीं करेगा। ये कुछ स्पेशल पावर है, सिर्फ वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर हैं लोकसभा के। उसके अलावा दो स्पेशल पावर, इसको रट्टा मार लीजिए, यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल पावर, ये मैंने बताया था, जैसे मैंने प्रिडिक्ट कर देता हूँ ना कि ये इस साल क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही मैंने प्रिडिक्ट किया था उस साल, और ये क्वेश्चन आ गया था। मैंने बच्चों को बताया था कि ये देखिए मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, तो ये आया था। ये स्पेशल फीचर है राज्यसभा की, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। क्या है कि राज्यसभा 2 चीज़ें कर सकता है, एक तो कोई ऑल इंडिया सर्विसेज न्यू क्रिएट करने के लिए, और न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने की बात कर सकता है। ठीक है, स्पेशल पावर है इसकी। ओके, क्या कर सकता है कि क्या कर सकता है, मैंने बताया कि न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने की बात कर सकता है। और दूसरा मैं ऊपर बता चुका हूँ दूसरी पावर उसकी, कि वो स्टेट लिस्ट में कानून बनाने के लिए बोल सकता है कि स्टेट लिस्ट में जो है आप कानून बनाइए। ठीक है, ओके, स्टेट लिस्ट में कानून बनाने के लिए बोल सकता है। तो ये 2 पावर है, इसमें आपकी बुक में लिखा होगा। तो इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर द सब्जेक्ट इनोमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, आर्टिकल 249 के अंदर ये बात कही गई है। ये ध्यान रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा आर्टिकल को भी। और ध्यान रखिएगा, स्टेट लिस्ट में कोई कानून बनाना है तो इसके लिए राज्यसभा इंपावर कर सकता है, ये एक स्पेशल पावर है राज्यसभा की। दूसरी स्पेशल आर्टिकल 112 में दे रखी है कि अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है, ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे पास क्या है, IAS, IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFOS। ठीक है, ओके, तो ये है, समझ में आई बात? ओके, आगे बहुत ठीक है। हाँ, ये पुरानी पुरानी है उसमें। और पहले पहले ये बात समझ में आ गई। हाँ, ये हो गया। उसके अलावा तो ये 2 इम्पोर्टेंट पावर्स हैं राज्यसभा की। उसके अलावा उन्होंने 267 को ऐड किया होगा, फिर 352, 356 और 360 को, यही तो किया है। आर्टिकल 367 को स्पेशल बताया होगा, है 352, 356, 360, मतलब नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, बस यही वाले ऐड किए होंगे, है ना। हाँ, आर्टिकल 67 बताया, तो 67 पहले किया है ना। तो वही आर्टिकल 67 वही तो बताया ना कि इट कैन नॉन इनिशिएट टू मूव फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वो वही जो रिजोल्यूशन जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे हम लोग, कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के रिजोल्यूशन के लिए पहले वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ये तो मैंने बता दिया ना। तो 67 को इन्होंने यहाँ दोबारा लिख दिया है, समझ रहे हो। उसके अलावा अगर क्या नाम है, इफ प्रोक्लेमेशन टू इशू बाय द प्रेसिडेंट फॉर imposition of the national emergency or the president rule of the financial emergency at the time when Lok Sabha has been dissolved or dissolution of Lok Sabha take place, ठीक है, within the period allowed for its approval, then proclamation can remain effective even if approval by the Rajya Sabha। तो ये ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये यहाँ पे मतलब ये है कि एक नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर राज्यसभा का रेजोल्यूशन कब काम आएगा, जब लोकसभा जो है डिसॉल्व वगैरह हो गई हो। तो ये बात भी मतलब थोड़ा सा है, लेकिन मेन बात तो ये है कि अगर जनरल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो 2 ही स्पेशल मेन पावर हैं, बाकी ये दोनों एडिशनली उन्होंने ऐड कर दिया कि स्पेशल पावर के तौर पर है। बट याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछ ले, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हमने है। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात है, तो देखिए भाई, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं, इम्यूनिटीज होती हैं, वो बेसिकली किनको मिलती हैं, वो ये तो बात हो गई बस इतना। ये ही स्पेशल फीचर में आप ये याद रखें कि राज्यसभा के मतलब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने वाली पावर स्पेशल है, रिजोल्यूशन राज्यसभा में पास होगा। और नेशनल इमरजेंसी में कौन सा, ये वाला फोर्थ वाला,
चलिए अच्छा, अच्छा, बता दूँ डिटेल में आराम से बताता हूँ। सुनो वैसे वैसे इसलिए मैं इसको वो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब नेशनल इमरजेंसी हम पढ़ेंगे ना, स्टेट इमरजेंसी वाला जो चैप्टर आएगा नेशनल इमरजेंसी वाला, तब उसमें हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है दैट्स व्हाई, बट अभी फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। इफ अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, देखो और प्रेसिडेंट रूल फाइनेंशियल इमरजेंसी एट एनी टाइम, देखो 352 जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी होता है, 356 जो होता है वो स्टेट इमरजेंसी होता है, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, ठीक है ना। ये तीनों तरह की इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का अधिकार जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट कहेगा कि आज से इमरजेंसी लगाई जाती है, फाइनेंशियल या स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर उस टाइम जो है इमरजेंसी लगाते टाइम जो है लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस विद इन द पीरियड अलाउड फॉर इट्स अप्रूवल, यानी अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, लोकसभा हो ही ना, ठीक है, या उसका प्रोसेस शुरू हो गया था, तो अब देन द प्रोक्लेमेशन कैन रिमेन इफेक्टिव इफ अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा अलोन। अब मान लीजिए लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, या उसका रेजोल्यूशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, अब वो काम तो कर नहीं सकती लोकसभा। तब जब लोकसभा काम नहीं कर सकती, प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी कर दी है, तो अब किसका अप्रूवल चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बेटा हमेशा मुझसे पूछता है चॉकलेट खाने के लिए, क्योंकि मैं अथॉरिटी हूँ, अब या फोन देखने के लिए मान लो मुझसे पूछता है, अब मैं नहीं हूँ तो अलोन अथॉरिटी कौन बचा, उसकी माँ। अब उसकी उस समय रूम में तो उसकी माँ से पूछेगा वो, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो चॉकलेट खाने के लिए मेरा इंतजार करेगा जब मैं आऊंगा तो बताऊंगा, उससे पहले वो पूछ लेगा, अगर दे देंगी तो अथॉरिटी तो कर लेगा। तो यही बात यहाँ पे है कि रिजोल्यूशन के टाइम पर अगर ऐसा सिचुएशन है कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो पार्लियामेंट तो लोग राज्यसभा भी अगर अथॉराइज कर देता है तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्योंकि इमरजेंसी लगाने की बात है, गेटिंग, या स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल कोई भी इमरजेंसी, अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो राज्यसभा अप्रूवल देगी तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, अगर कंटिन्यू की जा सकती है, अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया है तो, गेटिंग। क्योंकि देखो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है लेकिन फिर अप्रूवल लेता है लोकसभा से, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। इसके अलावा स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, देखो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हो तो पार्लियामेंट में जो बंदे होते हैं उनको स्पेशल राइट्स, स्पेशल इम्यूनिटी, स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्पेशल प्रिविलेजेस क्या मिलता है, जैसे कोई मिनिस्टर है, क्या कोई पार्लियामेंट्रियन है, तो उसको आप जो है पार्लियामेंट अगर सेशन में है तो 40, तो उसको जो है जैसे होता है कि आप गवाही के लिए कोर्ट में नहीं बुला सकते, और अगर अगर वो उसको बुलाया और वो नहीं आया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। तो ऐसे कुछ होता है, यानी पार्लियामेंट मतलब गवाही के लिए नहीं बुला सकते अगर पार्लियामेंट सेशन में है, उससे थोड़ा कुछ दिन पहले भी और कुछ दिन बाद भी, मतलब मान लो तैयारी कर रहा है या कुछ ऐसा है, तो पार्लियामेंट का अगर सेशन वगैरह में है तो आप गवाही के लिए नहीं बुला सकते, ये उसको प्रिविलेजेस है। उसी तरह से पार्लियामेंट में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे मतलब उसमें स्पेशल डिग्निटी और ऑनर के साथ उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। वो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये प्रिविलेजेस जो है दो लोगों को दिया जाता है, एक मिनिस्टर को दिया जाता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, और एक अटॉर्नी जनरल को दिया जाता है। इन दोनों को स्पेशल प्रिविलेज है कि वो जिस हाउस के मेंबर नहीं है उसमें भी वो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, गेटिंग। लेकिन वोटिंग राइट नहीं होगा, ये तो मैं बता चुका हूँ ना। उसके अलावा जो है क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में क्या है, दे एंजॉय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये दो स्पेशल प्रिविलेज याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल या मिनिस्टर, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि वो जो है कि जिस हाउस के मेंबर नहीं है उस हाउस में भी जाकर, जैसे लोकसभा के मेंबर है तो राज्यसभा में, और राज्यसभा के मेंबर है तो लोकसभा में जाके बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो जो है, क्या मैं कह रहा था भाई, कि लोकसभा, वो जो अटॉर्नी जनरल है या मिनिस्टर है उस हाउस में जाके दूसरे हाउस में भी जिस हाउस के मेंबर हैं नहीं है उसमें भी, यानी लोकसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में, और राज्यसभा का मेंबर है तो लोकसभा में भी जाके बोल सकता है, बट जिस हाउस का मेंबर है उसी में वोटिंग करेगा, दूसरे हाउस में वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये बात उसकी प्रिविलेज में आती है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो दो तरह से जो प्रिविलेजेस होते हैं, एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज और एक होता है आपका इंडिविजुअल प्रिविलेज। तो कलेक्टिव प्रिविलेज में देखें ये है कि भाई प्रिविलेज इनको है कि भाई ये राइट टू पब्लिश द रिपोर्ट, डिबेट, प्रोसीडिंग, ऑल्सो टू राइट टू प्रोहिबिट अदर पब्लिकेशन फॉर द सेम, मतलब इनको अधिकार है कि वो जो डिस्कशन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसको मतलब छापा जा सकता है, और उसको मतलब ऐसा भी किया जा सकता है कि कोई सीक्रेट बात है तो उसको छापने से रोका भी जा सकता है, ये इसमें है। और अगर सीक्रेट सेशन हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हो रहा है, तो उसमें स्ट्रेंजर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उसको हो सकता है, उसको क्या नाम है, सीक्रेट मीटिंग में उसको ना अलाउ किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए स्ट्रेंजर को, मतलब जो मेंबर नहीं है उसको, ठीक है। और रूल एंड रेगुलेशन ऑन अपने प्रोसीजर को बनाने का वो सब उसके पास पावर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इमीडिएट इन्फॉर्मेशन
मतलब राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन और कन्विक्शन ऑफ रिलीज ऑफ द मेंबर। इनको अधिकार है कि भाई कोई भी अगर मेंबर को रिलीज मतलब अगर पकड़ते हैं और मतलब अरेस्ट करते हैं तो तुरंत पार्लियामेंट को जो है वो लेंगे, अप्रूवल लेंगे या वहाँ बताएंगे कि ऐसे कैसे। और उसके अलावा मतलब ये है कि हाउ कोई भी कोर्ट जो है इनकी प्रोसीडिंग जो हाउस में हो रही है उसमें कोर्ट में इंक्वायर भी नहीं किया जा सकता। कोई भी मतलब नो पर्सन आइदर मेंबर और आउटसाइडर कोई भी है, अगर वो जो है उसके अंदर है मतलब हाउस के अंदर है तो उसको बिना परमिशन के प्रेसाइडिंग ऑफिसर का परमिशन के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रिविलेजेस हैं। इंडिविजुअल प्रिविलेज भी बंदे को है, जो मेंबर है वो मेंबर को 40 दिन पहले, ये याद रखिएगा कि 40 दिन मतलब 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सेशन शुरू होने के उनको सिविल केस में, क्रिमिनल केस के छोड़ के या प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको नहीं डाला जा सकता। यानी मतलब उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल केसेस में, एक तो ये याद रखिए। उसके अलावा गवाही के लिए नहीं बुलाया जा सकता अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो। उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी चीज़। उनको इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। और उस किसी तरह दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस। ज्यूरी सर्विस से वो एकदम क्या नाम है, एग्जेम्प्टेड हैं। दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस, वो रिफ्यूज कर सकते हैं एविडेंस देने से, ठीक है। अगर केस जो है पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, उसमें कोई अगर उसको बुलाया जाता है कि भाई आप आके हमें एविडेंस दो, ये वो दो, तो मना कर सकता है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैंने ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ये भी बताया है कि कुछ लोग अपने मतलब इसका मिसयूज़ भी करते हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करते हैं। तो ऐसे उसमें उनके ऊपर जो है प्रोसीडिंग हाउस चलाएगा, मतलब उनका हाउस खुद चलाएगा, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इनको प्रिविलेजेस कैसे मिलते हैं? प्रिविलेजेस का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 105 के अंदर लिखा हुआ है। उसके अलावा जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो रूल एंड प्रोसीजर की मतलब रिपोर्ट्स हैं, जैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से इनको प्रिविलेज मिलता है। दूसरा, कुछ लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाए उनसे मिलता है। रूल ऑफ बोथ द हाउसेज है उससे मिलता है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से मिलता है। और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से इन लोगों को स्पेशल पावर मिलती है, स्पेशल प्रिविलेज मिलता है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट क्या सॉवरिन है? तो सॉवरिन तो हमारे इंडिया में कोई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट, लेकिन ये है कि पार्लियामेंट सॉवरिन नहीं है, लेकिन ये है कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है और ज़्यादा वो है। हमारा नेचर क्या है? रिटर्न नेचर ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, रिजिड है। यानी रिटर्न होने का मतलब रिजिड है, उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसको बदल नहीं सकते। हम बदल सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया है कि उसका कुछ पार्ट हम बदल सकते हैं, फ्लैक्सिबल है, और कुछ पार्ट हम नहीं बदल सकते, और कुछ पार्ट बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। कुछ पार्ट स्पेशल मेजॉरिटी वगैरह से बदल सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, जैसे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो ये आपका पार्लियामेंट था। इसमें जो आर्टिकल्स हैं इसके अलावा देखिए, मैंने आपको फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैंने बता रखा है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, पार्लियामेंट जो कानून बनाए। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, और पार्लियामेंट उसमें भी अमेंडमेंट करने की बात कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। ऐसे बेसिक चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं, और इस तरह से हमारा पार्लियामेंट खत्म होता है। इसमें कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उसको आप मार्क कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे इन्होंने मतलब लोकसभा स्पीकर की लिस्ट दे रखी है। तो मैंने जीवी मावलंकर पहले ही बता दिया कि सबसे पहले जो है जीवी मावलंकर हैं, इनको याद रखेंगे सबसे पहले। वो बीच में डाइड हो गए थे। उसके बाद में फिर आप दूसरा जो नाम याद रखें वो ये है कि भाई आप लोगों ने कुछ नाम आप बिल्कुल याद रख लें, आपको याद होना चाहिए। एक आपका जीवी मावलंकर को याद रखिए, ठीक है, पहला। दूसरा, जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो लोग, वो लोग याद रखें, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप जीवी मावलंकर के बाद में आपका जो है मीरा कुमार को ज़रूर याद रखें। मीरा कुमार को क्यों याद रखेंगे? मीरा कुमार को इसलिए क्योंकि पहली जो है फीमेल स्पीकर रही हैं। फिर सुमित्रा महाजन को याद रखें, ठीक है। और सुमित्रा महाजन को याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है मीरा कुमार को याद रखें, उनको याद रखें। उसके अलावा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको जानना चाहिए आपको, ठीक है। जीव मावलंकर, मीरा कुमार, क्योंकि पहली महिला स्पीकर रही हैं, तो उनको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। ओके। मीरा कुमार आईएफएस ऑफिसर भी हैं, पता है ना आपको? हैं? नहीं पता? वो पहले आईएफएस ऑफिसर हैं, बाद में फिर ये बनी हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो जो मतलब कम से कम मिनिमम वो जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या क्या है? इसमें आपका
100, 108, या ये बिल्कुल मतलब मिनिमम जो बता रहा हूँ, बेयर मिनिमम जो आपको याद होना चाहिए, 108, 109, 110, ठीक है, ये 3 आर्टिकल, 112, ठीक है, जो आर्टिकल याद होनी चाहिए, बाकी कहानी याद रहेगी, काम चलेगा। वन हैं? तो मैं जो बता रहा हूँ, जो बेयर मिनिमम याद रखना है, ठीक है, वो याद रखना है। वो स्पीकर है, आपको पता है, डिसीजन ऑफ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में स्पीकर की फाइनली अथॉरिटी है, वो पता है। वो आप सारा याद रख लें, अब वेल एंड गुड, अगर सारा याद रख पाएँ। लेकिन मैं बेयर मिनिमम जो आपको याद रखना है, जिसको आप भूल नहीं सकते, अगर इनमें से कोई आर्टिकल भूल गए ना, तो जान ले लूँगा। ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो मतलब एकदम बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, वो वाला बता रहा हूँ। जिसको पहले, उसके बाद फिर बाकी बताऊंगा। अभी अभी रेड से मार्क कर लो उसको, जिस पे जान ली जा सकती है। 100, 108, 109, 110, 112, ठीक है, ओके, लिख लिया। उसके बाद में 114, 114, और उसके बाद 114, 115, 116 और 117, कर लिया, कर लिया, ठीक। उसके बाद में 123। अगर ये भूल गए ना इतना आर्टिकल, तो ये बस इतने ज़्यादा नहीं है, इतने आर्टिकल आपको बिल्कुल, आप मतलब किसी भी मायने में आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप इसमें से कुछ भी एडिशनली याद करना चाहो, यू कैन गो अहेड, यू कैन रिमेंबर वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन गो एंड डू दैट। बट इतना जो आर्टिकल है वो, प्लस इतनी जितनी मैंने कहानी बताई, इसको आप नहीं भूल सकते, यू कैन नॉट, ठीक है। आपको कोई मतलब वो नहीं है, बिल्कुल मतलब, अगर आप भूलते हैं तो इसका मतलब आपने क्राइम किया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, मतलब एकदम खतरनाक वाला क्राइम किया है। तो ये बात ध्यान रखें। यह ना कहते हैं ना कि दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड गॉड, तो उस तरह का क्राइम माना जाएगा इसको। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलें।